हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। दिस सीरीज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बैटल ऑफ प्लासी को डिस्कस किया। आज हम बैटल ऑफ बक्सर को, जो कि इसी से रिलेटेड है, कैसे बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट हो जाता है आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, तो इसको आज डिस्कस करेंगे। हमने देखा था कि किस तरह से मीर जाफर को नवाब बंगाल बनाया गया था, क्योंकि इसने अंग्रेज़ों के साथ मिलके नवाब बंगाल को हरा दिया था। फिर इसको अंग्रेज़ों ने बोला था कि प्रॉमिस किया था आपको नवाब बंगाल बनाया जाएगा। अब मीर जाफर को नवाब बंगाल बनाया गया, लेकिन अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा इंटरफियर अब करने लगे किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल में, जिसकी वजह से मीर जाफर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और ये डच के साथ एक कंस्पिरेसी करता है, यानी कि उनके साथ ट्रेडिंग राइट्स के बारे में बात करता है, जो कि अंग्रेज़ों को पता चलता है। लेकिन डच को हरा दिया जाता है इन बैटल ऑफ बेदारा, जिसकी वजह से डच का पूरा यहाँ पे जो भी ट्रेड से रिलेटेड मोनोपोली या कुछ भी था वो सारा खत्म हो जाता है इन बैटल ऑफ बेदारा इन नवंबर 1759, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज किस तरह से एक एक करके अंग्रेज उनको हरा के यहाँ की ट्रेड मोनोपोली लेता है। तो अब मीर जाफर ने एक काइंड ऑफ गद्दारी की अंग्रेजों के साथ, इसको हटाया जाएगा। इसका बेटा होता है मीरान, ये मर जाता है, मीर जाफर का बेटा मर जाता है। और अब जो नवाब शिपा बंगाल है उस पर लड़ाई हो जाती है बिटवीन मीर कासिम एंड मीरान सन। मीरान सन छोटा ही होता है और मीरान का जो सन इन लॉ होता है मीर कासिम, उसके बीच और मीरान के बेटे के बीच अब लड़ाई हो जाती है कि कौन गद्दी पे बैठेगा। लेकिन जो गवर्नर ऑफ कलकत्ता होता है वेनस्टार्ट, जो कि कंपनी का गवर्नर होता है, ये सपोर्ट करता है मीर कासिम को। लेकिन फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है। मीर कासिम को बोला गया है कि आपको गद्दी पे बिठाया जाएगा, लेकिन आपको कुछ हमारी मांगे पूरी करनी है। उसके लिए एक ट्रीटी की जाती है। मीर कासिम के साथ कौन सी ट्रीटी की जाती है, वो होती है ट्रीटी ऑफ 1760। मीर कासिम को क्या बोला जाता है, जब जैसे ही आप नवाब बनोगे आपको हमें देना है बुर्दवान, मिदानपुर और चिटागोंग, ये तीन एरियाज हमें मिलने चाहिए, तब जाके आप नवाब बंगाल बन सकते हो। इसी तरह जो चूनम ट्रेड है सिलहट में, वो कंपनी को उसका आधा शेयर मिलना चाहिए। यानी कि चूनम ट्रेड ऑफ सिलहट का जो पैसा आता है, रेवेन्यू हो जाता है, उसका आधा हमें मिलना चाहिए। इसी तरह कंपनी बहुत सारे लड़ाइयाँ कर रही थी ताकि अपना ट्रेड और ज़्यादा बढ़ा सके। कहाँ पे, सदर्न इंडिया में। तो वहाँ पे जो खर्चा आएगा, जो भी हम लड़ाइयाँ करेंगे उनमें जो खर्चा आएगा, उसकी फिनांसिंग किसको करनी है, बंगाल को। यानी कि बंगाल से पैसा, जो कि नवाब है उसको जो पैसा मिलेगा बंगाल से, उसका खर्चा, वो जो लड़ाइयों का खर्चा वो किसको देना होगा, बंगाल को। यानी कि वार इंडेमनिटी किसको देनी होगी, नवाब बंगाल को। तो ये सब चीजें मान के उसको नवाब बंगाल बनाया जाएगा। तो अब मीर कासिम को नवाब बंगाल बनाया जाता है। वो अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन बिहार। तो ये थी कुछ दास्तान किससे रिलेटेड, क्या होता है आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, क्या हो जाता है, किस तरह मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को नवाब बंगाल बनाया जाता है। अब देखते हैं कि रीजंस ऑफ इमीडिएट रीजंस क्या बन जाते हैं बैटल ऑफ बक्सर के लिए। डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार होता है राम नारायण। मीर कासिम इसको बार बार बोलता है कि आपको सबमिट करने हैं अकाउंट्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ बिहार, जो कि बिहार के अकाउंट्स ऑफ रेवेन्यू है वो सबमिट कर लो। लेकिन राम नारायण नहीं करता है, क्योंकि ये ब्रिटिश का सपोर्ट इसको होता है, तो ये मीर कासिम की बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इसी तरह जो कंपनी दस्तक इशू कर रही थी उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा था। कंपनी के जो सर्वेंट थे वो भी बोल रहे थे कि हमें सेम प्रिविलेज मिलने चाहिए फॉर प्राइवेट ट्रेड, यानी कि हम अपना प्राइवेट ट्रेड स्टार्ट करेंगे, जो कंपनी को प्रिविलेजेस मिलते हैं वो हमें भी मिलने चाहिए। इसी तरह कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो चोरी चुपके क्या करते थे, दस्तखत चोरी चुपके इंडियन मर्चेंट्स को देते थे फॉर कमीशन। तो इससे क्या होता, जब सबको दस्तक मिलने लगे तो जो स्टेट का रेवेन्यू जनरेट होता वो बहुत ज़्यादा कम होने लगा, तो कंपनी बहुत ज़्यादा खस्ताहाल होने लगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा फाइनेंशियली। इसी तरह कंपनी ने कोर्सी मेथड यूज़ किया टू गेट गुड्स एट चीपर रेट्स। इसकी वजह से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉसेस होने लगे। तो ये इस सबसे परेशान होकर मीर कासिम ने डिसाइड किया कि टू एबॉलिश ड्यूटीज ऑल टुगेदर, यानी कि मैं ड्यूटीज ही खत्म करूंगा, किसी को कुछ नहीं देना पड़ेगा, ना इंडियन मर्चेंट्स को, ना अंग्रेजों को, ना दूसरी यूरोपियन कंट्रीज को। लेकिन इस पे ब्रिटिश ने क्या किया, रजिस्टर किया कि हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब, क्योंकि अगर ड्यूटीज सबको नहीं देनी पड़ेगी,
अगर कोई भी ड्यूटी नहीं देगा तो कंपटीशन फिर से सेम हो जाएगा, ब्रिटिश को दूसरों के साथ कंपीट करना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम सिर्फ ब्रिटिश को ड्यूटीज नहीं देनी पड़ रही थी, ये बोल रहे थे मुझे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, अगर जापान से माल इंडिया आता है और चाइना से आ जाता है, आपको पता है इंपोर्ट ड्यूटी लगती है जिससे गुड्स और ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो अगर चाइना को बोला जाए कि आपको 10% इनकम टैक्स देना है, सॉरी इंपोर्ट ड्यूटीज देनी है, इसी तरह जापान को बोला जाएगा आपको 5% इंपोर्ट ड्यूटीज देनी है, तो ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज किसको देनी पड़ी? चाइना को। दैट मीन जापान को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया। तो यही ब्रिटिश चाहता था कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमें मिलना चाहिए। लेकिन इसी तरह फिर मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच लड़ाइयाँ होने लगी। तो 1763 में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है बिटवीन मीर कासिम एंड अंग्रेज। तो ये तो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आपको समझ आ रहा है कि इकोनॉमिकली कैसे लॉसेस हो रहे हैं बंगाल में, तो लड़ाइयाँ स्टार्ट हो रही है। इतना ज़्यादा मुश्किल याद रखना नहीं है। लेकिन अंग्रेजों ने पहले ही बताया था कि हमारे पास कितनी सुप्रीमेसी ऑफ आर्मी है, तो बैटल ऑफ प्लासी उन्होंने जीता था। तो जब वार स्टार्ट होने लगे मीर कासिम के साथ, तो काटवा भी उन्होंने ले लिया, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी एंड मुंगेर, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से हार रहे हैं। यहाँ के जो रूलर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता से अंग्रेजों के हाथ डिफीट खा रहे हैं। तो जब मीर कासिम ने लड़ाइयाँ हार दी तो ये भाग जाता है और यहाँ पे मीर जाफर को फिर से नवाब बंगाल, सॉरी यहाँ पे ब्रिटिश लिखा है, नवाब बंगाल बनाया जाता है। तो मीर कासिम कहाँ चला जाता है? अवध। अवध जाके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अवध जाके किसके साथ कॉन्फेडरेसी बनाता है? नवाब ऑफ अवध के साथ, जो कि शुजाउद्दौला होता है, और मुगल एम्परर शाह आलम के साथ। मुगल एम्परर जो कि शाह आलम सेकंड होता है, नवाब ऑफ अवध कौन होता है? शुजाउद्दौला और मीर कासिम। ये तीनों मिलके बोलते हैं कि हम अंग्रेजों पे हमला करेंगे इन बंगाल, और बंगाल अपने कब्जे में करेंगे। मीर कासिम बोलता है कि मैं बंगाल वापस लेना चाहता हूं, तो ये इन दो के साथ कॉन्फेडरेसी करता है। तो हो जाता है स्टार्ट बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 22 अक्टूबर 1764 में हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही जेकेएसएस भी पूछेगा कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था। तो अंग्रेजों का फोर्सेस, उसको हेड कौन था? मेजर हेक्टर मनरो। तो लेकिन ये बैटल ऑफ बक्सर में डिफीट किनको मिलती है? मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर। एक क्रशिंग डिफीट मिलती है बाय इंग्लिश फोर्सेस। इस तरह से यहाँ के रूलर्स, अब इस बैटल ऑफ बक्सर से क्या हुआ? यहाँ के मुगल एम्परर को डिफीट दी गई। तो इस तरह से इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो बैटल ऑफ बक्सर अब हार दिया जाता है। तो अब देखेंगे हम आफ्टर बैटल क्या हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मीर जाफर क्या, जो कि यहाँ पे नवाब बनाया गया, वो मैदानपुर, बुरदवान, चिटागोंग, जो कि मीर कासिम ने प्रॉमिस किया था, वो किसको देता है? अंग्रेजों को देता है। ड्यूटी फ्री ट्रेड होगा बंगाल में, सिर्फ साल्ट पे 2% की ड्यूटी है, बाकी ड्यूटी फ्री ट्रेड होगा बंगाल में पूरी तरह से। अब फायदा ही फायदा अंग्रेजों को, कंपनी को। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो नवाब बनेगा वो कौन है? वो तो अब पपेट ऑफ इंग्लिश बनेगा, जो वो बोलेंगे वही करेंगे। नवाब के पास कोई पावर नहीं, एक्चुअल पावर किसके पास है? नायब सूबेदार के पास। नायब सूबेदार, लेकिन इसको अपॉइंट कौन करेगा या डिसमिस कौन करेगा? कंपनी करेगी। जब कंपनी अपॉइंटेड डिसमिस करेगी, दैट मीन्स एक्चुअल पावर कंपनी के पास है। तो ये बात भी जरूरी है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है और ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है बंगाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या है? ड्यूअल गवर्नमेंट, ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या होगा? हमने देखा कि एक तरफ से अंग्रेज है, दूसरी तरफ से मीर कासिम है, नवाब ऑफ अवध है, और दूसरी तरफ से मुगल एम्परर शाह आलम थे। ये तीन मिलके अंग्रेजों के साथ लड़ते हैं। अब ये हार जाते हैं, मीर कासिम भाग जाता है, ये फिर वेंडरर ही बन जाता है और 1777 में मर जाता है। अब नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर के साथ 2 ट्रीटीज की जाती है इन 1765 आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। इसी को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है। नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला के साथ क्या ट्रीटी की जाती है? उसको बोला जाता है आपको इलाहाबाद और कारा किसको देना है? मुगल एम्परर शाह आलम को। और जो बैटल ऑफ बक्सर में खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, उसकी वार इंडेमनिटी देनी है 50 लाख। किसको? शुजाउद्दौला को। इसी तरह बलवंत सिंह एक जमींदार था बनारस का, उसको फुल पोजीशन ऑफ हिज एस्टेट मिलनी चाहिए। तो ये शुजाउद्दौला के साथ बात हुई। इसी तरह एक ट्रीटी किसके साथ की गई? शाह आलम के साथ। शाह आलम को क्या बोला गया? शाह आलम को बोला गया कि जो नवाब ऑफ अवध है शुजाउद्दौला, ये आपको इलाहाबाद देगा और आपको यहीं पे रिजाइड करना है एज ए एम्परर ऑफ इंडिया, आपको यहीं पे बैठना होगा। इस फायदा क्या होगा? अंग्रेज तो फ्री में कुछ नहीं करेंगे। शाह आलम को बोला गया आपको इलाहाबाद पे रिजाइड करना है और आप हमें क्या दो? दीवानी राइट्स। दीवानी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, यानी कि जो भी
बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का रेवेन्यू होगा वो कौन कलेक्ट करेगा? कंपनी कलेक्ट करेगा। दैट मीन्स अब यहाँ पूरी तरह से जो पावर्स है, जो रूल है, वो किन के हाथों में जा रहा है? कंपनी के हाथों में जा रहा है। फॉर 26 लाख एनुअल पेमेंट, यानी कि कंपनी पूरे साल सिर्फ 26 लाख देगी, बाकी जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा वो किसके खाते में जाएगा? कंपनी के खाते में। ये राइट्स इनको किसने दिए? मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड ने। इसी तरह कंपनी अब निजामत फंक्शंस भी यहाँ पे प्रोवाइड करेगी, एक्सरसाइज करेगी। निजामत फंक्शंस क्या होते थे? डिफेंस से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड और जस्टिस से रिलेटेड जो भी काम होता है, यानी कि जुडिशरी, पुलिस और डिफेंस, यानी कि आजकल का मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्ट्री, जो काम होम मिनिस्ट्री को होती है, बल्कि जुडिशरी अलग है, लेकिन उस टाइम जुडिशरी भी इसी के साथ ही, ये सारे काम जो करने कंपनी करेगी, कंपनी को लेकिन जो यहाँ का रूलर है वो प्रोवाइड करेगा 53 लाख। तो ये एग्रीमेंट किसके साथ किया गया? शाह आलम के साथ। ये था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला के साथ एक ट्रीटी की गई और दूसरी ये एक्चुअली रिलेटेड है, लेकिन दोनों के साथ की गई। अब हम देखेंगे ड्यूअल गवर्नमेंट, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे 2-3 स्लाइड जो अभी हम पढ़ रहे थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर किसी एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ड्यूअल गवर्नमेंट कब स्टार्ट होता है? आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर 1765 में। ये कौन इंट्रोड्यूस करता है? रॉबर्ट क्लाइव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट किसने स्टार्ट की? रॉबर्ट क्लाइव ने, बंगाल में। ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब द रूल ऑफ टू। रूल ऑफ टू मतलब यहाँ पे कंपनी भी रूल करेगी, नवाब भी रूल करेगा। लेकिन ये क्या मतलब है? दो रूलर कैसे हो सकते हैं? तो आइए समझाते हैं कैसे दो रूलर्स बन सकते हैं। अब आपको पता है कि नवाब के हाथ में कुछ भी पावर नहीं है। एक्चुअल पावर किसके पास है? कंपनी के पास। कैसे? एक तो कंपनी को शाह आलम ने दे दिए दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मतलब ये रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, और निजामत फंक्शन भी यही करेगा। निजामत मतलब पुलिस एंड जुडिशल का काम। जुडिशल काम जो है, जुडिशरी जो फैसला सुनाना है किसी क्राइम या जो भी काम है उससे रिलेटेड जो फैसला सुनाना है, जो कि आजकल की अदालत करती है, वो कौन करेगी? सारा काम कंपनी करेगी। रेवेन्यू भी कलेक्ट करेगी, निजामत फंक्शन भी करेगी, कौन? कंपनी। इसको ये दीवानी फंक्शन जो मिल गए कंपनी को, ये कहां से मिले? एम्परर शाह आलम सेकंड से। और जो निजामत फंक्शन है इसका राइट्स, इसको इसके राइट किसने दे दिए? इसको जो सूबेदार बंगाल था उसने दे दिए। इसी तरह अब कंपनी को क्या करना है? दीवानी कलेक्ट करनी है, उसके लिए इसने क्या किया? और निजामत फंक्शन भी करने हैं। निजामत फंक्शन कैसे करेगी? उसके लिए कंपनी एक डिप्टी सूबेदार अपॉइंट करेगी। अब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर भी कौन चुनने लगी? कंपनी। इनको निजामत फंक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, वो कैसे करेंगे? थ्रू डिप्टी सूबेदार। उसको अपॉइंट कौन करेगा? कंपनी। दैट मीन्स अब आहिस्ता आहिस्ता से कंपनी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर भी चुनने लगी। दैट मीन्स एक्चुअल पावर अब किन के पास है? कंपनी के पास। तो ये जो नवाब है यहाँ पे, इसका काम क्या है? इसका काम सिर्फ है फॉर मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर। पीस एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाता है? उसके लिए फोर्स होना चाहिए, उसके लिए फंड्स होने चाहिए। फोर्स भी किसके पास है? फोर्सेस भी कंपनी के पास है, क्योंकि आर्मी उन्हीं के पास है, और फंड्स भी उन्हीं के पास है, क्योंकि दीवानी राइट्स भी अब उन्हीं के पास है। दैट मीन्स नवाब टोटली किस पे डिपेंडेंट है? अंग्रेजों पे डिपेंडेंट है, कंपनी पे डिपेंडेंट है। दैट मीन्स बंगाल अब पूरी तरह से किन के रूल के अंडर है? कंपनी के रूल के अंडर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह कंपनी यहाँ पे ट्रेड के मकसद से आई थी और किस तरह से यहाँ पे रूलर बन गए। अब यहाँ पे जो दीवानी राइट्स कंपनी को दिए गए, दैट मीन्स कलेक्टिंग रेवेन्यू, उसके लिए इन्होंने अपॉइंट किए 2 डिप्टी दीवान। उनके नाम क्या थे? ये यूपीएससी में भी पूछा गया है। मोहम्मद रिजा खान, इसको कलेक्ट करना था रेवेन्यू ऑफ बंगाल, और राजा सीताब रॉय फॉर बिहार। बिहार के लिए एक डिप्टी दीवान चुना गया और बंगाल के लिए एक डिप्टी दीवान चुना गया। नाम क्या था? मोहम्मद रेजा खान एंड राजा सीताब रॉय। जो मोहम्मद रेजा खान है, ही आल्सो एक्टेड एज डिप्टी नाजिम और डिप्टी सूबेदार, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा कि निजामत फंक्शन किसके थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे? डिप्टी सूबेदार के थ्रू। तो मोहम्मद रेजा खान को ये काम भी दिया गया था। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट है ये बंगाल में खत्म की जाती है इन 1772 बाय वैरन हेस्टिंग्स। तो इस तरह से ड्यूअल गवर्नमेंट 1772 में खत्म हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो हमने सारे डिस्कस किए। बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम मैसूर वर्सेस ब्रिटिश पढ़ेंगे कि मैसूर में किस तरह से अंग्रेजों ने क्या किया, किस तरह से ट्रीटीज की। तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।